अब मैं मेजर जनरल बख्शी के पास जा रही हूँ। मेजर जनरल बख्शी, चीन से तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं। इन सब के बीच ये जो खबर आ रही है कि भारत और चाइना एक ट्रेड डील कर सकते हैं, जिस तरह का ट्रेडिंग पार्टनर चाइना अमेरिका के साथ है, क्या आपको लगता है भारत उस जगह को अब अभी फिलहाल तो नहीं भर सकता है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो जगह, वो स्पेस भरने के लिए कम से कम एक डील ट्रेड को लेकर भारत और चीन के बीच हो सकती है? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ब्रिक्स का जो है राशनल ही यही है कि हम लोग आपस में ट्रेड करें। अब जैसे कि अमेरिका ने हम पे 50% टैरिफ लगा दिया है, पेट पे लात मारी है हमारे कारपेट वीवर्स को, टेक्सटाइल वालों को, डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी वालों को। ठीक है साहब, तो ठीक है, हम ये और एक्सपोर्ट मार्केट्स ढूंढेंगे। वी विल नॉट एक्सपोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्राजील खरीदेगा, चीन खरीदेगा, रूस ने कहा है हम खरीदेंगे, अफ्रीका को बेचेंगे, साउथ ईस्ट एशिया को बेचेंगे, जापान को बेचेंगे। ठीक है साहब, और जापान तो 67 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है हमारी मार्केट में साहब, अगले 10 सालों के अंदर 10 ट्रिलियन येन इन द नेक्स्ट 10 years। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा चीन के साथ भी हो सकता है, व्हाई नॉट? दैट इज द वे फॉरवर्ड एज आई सी इट। और काफ़ी देखिए, उनकी तरफ से भी बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है दोनों रिलेशंस के अंदर, क्योंकि इस वक्त दोनों देशों के राष्ट्र हितों को ये सूट करता है। देखिए, बड़ी दिलचस्प आपने एक चर्चा शुरू करी थी ब्रेक के पहले इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं, आई वांट टू एम्फसाइज कि अभी तक देशों के अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते जो थे वो ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल समीकरण के ऊपर तय किए जाते थे कि हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, न्यूट्रल है। ठीक है साहब, उसके मुताबिक हम लोग स्ट्रैटेजाइज करते थे, लॉन्ग टर्म नीतियां बनाते थे। हैं, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आया करते थे, वो 5 साल के लिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी वो पेपर बना के दुनिया को दे देते थे, भाई हमारी स्ट्रैटेजी समीकरण ये है, तो लोग अपने आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते थे। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने सर पे खड़ा कर दिया है ये पूरा निज़ाम, सर पे खड़ा कर दिया है, मर्केंटलिज्म पे पहुंच गए हैं। ठीक है साहब, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले भी मर्केंटलिज्म थी, और आप जानते हैं क्या क्या तबाही हुई थी उसके बाद। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गई थी, यही ट्रेड वॉर टैरिफ के चलते। ठीक है साहब, आप फिर उस युग में जाना चाहते हैं तो खैर आपको मुबारक हो, बट बात यह है कि बाकी दुनिया तो परेशान हो गई ना साहब। आपने तो एक नई जंग छेड़ दी है ट्रेड और टैरिफ को लेकर कि भाड़ में गए जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स। जो मेरे दोस्त हैं, पहले तो मैं उन सब के लाते लताड़ूंगा। ठीक है साहब, और वो चाहे यूरोप हो, चाहे जापान, चाहे साउथ कोरिया, चाहे ताइवान, चाहे कनाडा, चाहे मेक्सिको, वो सब को उन्होंने आड़े हाथ ले लिया और भारत की तो ऐसी तैसी करने पे उतारू हो गए साहब। है 50% टैरिफ लगाया है, दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत और ब्राज़ील के ऊपर। तो साहब ये जो है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको भी जैसे को तैसा करना पड़ेगा। मैं उसी सवाल पर वापस आ रही हूँ प्रोफेसर जोशी, जिस पर आप बात कर रही थी, जिस पर जीडी बख्शी सर भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो शोर हो रहा है वो ये हो रहा है कि गलवान की शहादत हम कैसे भूल गए। मेजर जनरल इस पे कई बार बात रख चुके हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप इस एंगल से इस पर बात रखें कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक देश को कैसे आगे बढ़ना पड़ता है। चुनौतियां बहुत सारी होती हैं और भारत के आगे भी हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को हम देखते हैं, उसमें फिर अलग अलग थ्योरीज और कंसेप्ट्स भी हैं। रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस दुनिया को एनार्किक मानता है, इसलिए शक्ति की परिभाषा जो है वो बिल्कुल टेरिटोरियल और मिलिट्री पावर तक रियलिज्म में सीमित रहती है। हम लिबरल थ्योरी के हिसाब से देखते हैं तो इंस्टीट्यूशनलाइज पीस की बात होती है, यानी नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क और यूनाइटेड नेशंस जैसे संगठनों को कैसे मजबूत बनाया जाए इसकी बात करता है। फिर जैसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जाते हैं तो नॉलेज शेयरिंग को या फिजिकल बाउंड्रीज हटाती जाए और लोग अपने पीपल टू
पीपल कनेक्ट्स मजबूत हो, नॉलेज शेयरिंग बढ़े, इस तरह की पॉजिटिव थ्योरी। ऐसे अलग अलग थ्योरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं। लेकिन सुचरिता जी, किसी भी देश की, अब दोनों को अलाइन कीजिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और किसी भी देश की विदेश नीति। किसी भी देश की विदेश नीति के दो जो होते हैं सैद्धांतिक तत्व होते हैं, एक तो उसके राष्ट्रीय हित, उसके क्या नेशनल इंटरेस्ट्स हैं और वो स्थायी रहते हैं, और दूसरा उसके शासक का स्वभाव कैसा है, क्योंकि उनको संचालित करने वाला शासक कैसा है। तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में आप देखिए कि भी पीछे बाइडेन थे, स्पेकुलेशंस तो ये थे कि वो डेमोक्रेट है, जब वो राष्ट्रपति बन के आए थे तो काफी हो हल्ला हुआ था कि आप शायद चीन के प्रति रुख वो अपना सॉफ्ट करेंगे और भारत के प्रति रुख अपना कड़ा करेंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि बाइडेन ने यूएस के नेशनल इंटरेस्ट्स को फोर फ्रंट पर रखते हुए काम किया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आया तो वो जिस तरह से चीजों को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को और फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने अपने कहीं ना कहीं ईगो से पीछे धकेल दिया है। और जब किसी भी देश की विदेश नीति को उसका शासक उसके राष्ट्रीय हितों को साइड में रख के चलाने लग जाता है तो हाल फिर पाकिस्तान जैसे हो जाते हैं, सुचरिता जी। और ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की दुनिया है। जैसे कि मेजर जनरल बख्शी साहब भी बता रहे थे कि चीन के साथ हम अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को नहीं भूल सकते। एक ट्रस्ट डेफिसिट है, सीमा अभी जो विवाद है उसका समाधान नहीं खोजा है। हालांकि आज जो हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी ने इस बात को कहा है कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए ट्रेड रिलेशंस न चीन ने खराब किए न भारत ने खराब किए। यही है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, यानी कहीं एक एरिया ऐसा हो सकता है जहां आपका डिस्प्यूट हो लेकिन दूसरे एरियाज को आप प्रभावित नहीं करते हैं, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के चलते हैं। और जो ये कूटनीति की दुनिया है इसमें आप अपनी भावनाओं से, अपने इमोशंस से चीजों को नहीं चलाते हैं। अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आपको अपने बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस बना के रखने पड़ते हैं। मैं अभी फिर कह रही हूं कि यदि ट्रंप हट जाए, ट्रंप यू टर्न ले लें या आगे शासक चेंज हो, अमेरिका हो सकता है फिर हमारे साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने के लिए तो हमने अभी भी अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं किए, हमने कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद नहीं कर दिए हैं। मैम, अमेरिका में भी एक धड़ा पूरा ऐसा है जो ट्रंप के टैरिफ्स को गलत मानता है। हमने देखा फेडरल कोर्ट ने भी कहा कि आप अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक धड़ा ऐसा है जो पूर्व एनएसए हैं, जो निकी हेली हैं, ये वो हैं जो बार बार ट्रंप को ये बात कह रही हैं कि भारत के साथ रिश्ते खराब मत कीजिए, ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, अमेरिका के हित में नहीं है। तो जब एक देश के लिए फैसले लिए जाते हैं तो वो एक व्यक्ति की सोच आधारित नहीं हो सकते हैं। हम भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चाहें कि वो शी जिनपिंग से बात ना करें, लेकिन वो देश के हित में फैसला लेंगे और इसीलिए उसके लिए अगर उन्हें जाकर शी जिनपिंग के साथ बात करनी है तो वो कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सोचना और ये समझना बहुत जरूरी है। मेजर जनरल बख्शी, क्या ये जरूरी नहीं है? हम बार बार ये बात कह रहे हैं गलवान को भूल कैसे गए? यहां पर शोर ये हो रहा है गलवान की शहादत भूल गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए 1962 भी तो हुआ था, गलवान भी हुआ, लेकिन मैं फिर एक मूल मंत्र दोहराना चाहूंगा। इंटरनेशनल आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट दुश्मन, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। परमानेंट होते हैं तो केवल राष्ट्रहित, वो सर्वोपरि होते हैं। और राष्ट्रहितों को मद्देनजर रखते हुए देश अपनी पॉलिसियां इजाद करते हैं, बदलते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है साहब, कि चीन से दुश्मनी है तो जन्मों जन्मों तक रहेगी साहब, हम तो कभी माफ नहीं करेंगे, टिल डेथ डू अस पार्ट वगैरह वगैरह, ये ऐसा नहीं होता। आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस में राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखकर अपनी नीतियां समय अनुसार, जो सिचुएशन अनुसार बदली की जाती हैं, मॉडिफाई की जाती हैं। और स्टकअप हो जाना, टाइम वॉर्प में फ्रीज हो जाना, ये गलत, सरासर गलत है। और चलता नहीं है साहब ये। तो देखिए चीन का भी आप देखिए ना साहब, विकल्प क्या है। उसने कोई 86-87 बिलियन डॉलर का लोन दिया है पाकिस्तान को। 87 अरब डॉलर का लोन, ठीक है साहब। अरबों डॉलर लगाए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। 80% चाइना के हथियार पाकिस्तान के चाइना के हैं, चाइना के दिए हुए हैं, ठीक है साहब। और जाके वो डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गया है, ठेंगा दिखा रहा है। ये एक ऐसा दोगला मुल्क है, ये किसी का सक्का नहीं, ठीक है। ऐसे पलट मारता है,
बिल्कुल रिलायबल और ट्रस्टवर्दी फ्रेंड नहीं है। जो भी दोस्त बनता है उसका उल्लू खींचता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह रहे थे 1.0 में अपने कार्यकाल में कि 30 अरब डॉलर हमसे खसोट लिए और ओसामा बिन लादेन को पाल के रखा। ठीक है साहब। तो आज वो बड़ा लव फेस्ट कर रहे हैं आसिम मुनीर के साथ। बड़ा तगड़ा एलआई चुना है उन्होंने कोल्ड वॉर 2.0 को जीतने के लिए। अरे साहब, ये उनको मुबारक हो। और चीन भी समझ रहा है, तभी तो चीन आपके साथ गर्मजोशी दिखा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां गए हैं। आपने देखा है इतना लेवल ऑफ कवरेज, मीडिया कवरेज। आप ये कुछ फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ कौन गया है? अभी पैनल में सुबह डिस्कशन ये हो रहा था सर कि पाकिस्तान से भी कोई गया है क्या? मतलब लोगों को इस बात का भी इल्म नहीं है कि शहबाज शरीफ एससीओ बैठक के लिए गए हुए हैं। लेकिन सीधी बात यह है, द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इंडिया। बिल्कुल, पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। और आपको ऐसा लग रहा है प्रोफेसर जोशी कि भारत एक टैरिफ्स की इस मार में या टैरिफ्स के इस दबाव में भारत एक इंस्पिरेशनल कंट्री के रूप में